गौरव जी, अब सबकी बातों का जवाब दीजिए। बहुत सारी उम्मीदें हैं और टैक्स भी बम्पर कलेक्शन आप लोगों का हो रहा है, बार बार आप लोग बताते हैं। ऐसे में जनता थोड़ी राहत की उम्मीद कर रही है आपसे। नहीं अंजना जी, उम्मीद उसी से की जाती है जो उम्मीदों पे खरा उतरता है, और यही नरेंद्र मोदी जी और निर्मला जी की विश्वसनीयता रही है जनता के बीच में कि हाँ, पूरी पारदर्शिता से, ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। लेकिन उसी टैक्स से जो हमारा गरीब वर्ग है उसकी सहायता करना, हमने देखा किस तरह से 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बने, हमने देखा किस तरह से 11 करोड़ ऐसे नल के कनेक्शन है जो बात करी गई थी पिछले बजट में, उसको पूरा किया गया। लेकिन हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए अंजना जी, मैंने क्यों कहा कि आंकड़ों की दृष्टि से अगर देखें तो भारत पूरे विश्व को आज दिशा दे रहा है। मेरे हाथ में जो प्रोजेक्शंस है ना आईएमएफ के, वो हैं। आप याद करिए, पहले कहा जाता था कि चीन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन आपको क्या मालूम है, ये जो प्रोजेक्शन किए गए हैं इसमें चीन का जो प्रोजेक्शन है 2023 का वो 4.4 है और भारत का 6.1 है। मतलब चीन से भी ज्यादा तेजी से हम बढ़ रहे हैं, और 2022 में 6.8 हम हैं और 3.2 चीन है। पहली बात। दूसरी बात, यहां पे इन्फ्लेशन की करी गई, महंगाई की, तो मैं कहूंगा कि कोई भूला नहीं है वो जमाना जब कहा जाता था कि महंगाई डायन हमारी कमाई खा जात है। तो वो क्या था, 11-12% औसतन डबल डिजिट पे महंगाई बढ़ती थी यूपीए के समय में। और कोविड की महामारी और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बावजूद अभी जो महंगाई दर है ये करीब 6-6.5% रही है। और अमेरिका में आपको बताना चाहूंगा 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई दर आई, करीब 9.1%। यूनाइटेड किंगडम में 10.1%, 40 साल में सबसे ज्यादा। और भारत में जैसा मैंने बताया 6 और 6.5%। ये दर्शाता है कि हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं ये सही है। तीसरी बात किसानों की गई, तो मैं ये बता दूं कि किसानों के लिए पिछला बजट जो था 1,51,000 करोड़ का, ये आज तक का सर्वाधिक था। इससे ज्यादा किसानों के लिए एग्रीकल्चर बजट कभी भी नहीं हुआ है। और ये भी सत्य बात है, अभी तो एक स्कीम के बारे में मैंने बताया 2,25,000 करोड़ रुपए सीधा 11 करोड़ किसान जो है लाभान्वित हुए, उनके अकाउंट में गया। और ये जो यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं जिनके राहुल गांधी ने पिछले बजट में कहा था ये लॉलीपॉप बजट है, तो अब वो लॉलीपॉप की बातें करते हैं। इन्होंने एक बार अंजना जी कर्जा माफ की घोषणा करी 70,000 करोड़ की, और उसी का झुंझुना बार बार बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में किसानों की जमीन कुर्की करी गई क्योंकि वो कर्जा वापस नहीं कर पाए, और वो बात मैंने आपके यहां बताई भी थी कि विधानसभा में अशोक गहलोत जी ने जवाब दिया था। तो किसानों का हित कौन साध रहा है, उनको सॉइल कार्ड देने की बात हो या एक स्पेशल कर्जा जो है उनके पास रहेगा फंड के तहत, ये किसने सुनिश्चित किया है? ये सारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही किया है। और अंत करूंगा एक बात और कह के, एमएसपी की बात हुई तो एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन जी की रिपोर्ट आई 2006 में, 8 साल ठंडे बस्ते में रही, लागू किया हमने। और आपको मालूम है पिछले साल 2,37,000 करोड़ रुपए एमएसपी पे खरीद हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। अब आप मुझे बताइए किसानों का हित कौन साधता है, कौन किसानों ठीक है, देवेंद्र जी को इस पर क्या कहना है मैं पूछूंगी उनसे, लेकिन अभय जी 2 अर्थशास्त्री हैं, एक सेकंड। और देवेंद्र जी तो खास तौर पर किसानी से बहुत जुड़े हुए हैं, तो कृषि क्षेत्र के बहुत ज्ञाता हैं। माधव जी जेडीयू से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जो आंकड़े हैं, आईएमएफ के प्रोजेक्शंस हैं, वो एक सकारात्मक संकेत दे रहे हैं देश की आर्थिक सेहत के बारे में। लेकिन अगर आपको कोई सुन ले 10 मिनट लगातार तो लगेगा हमारा देश डूब गया। नहीं अंजना जी, देखिए बहुत वास्तविकता का धरातल क्या है वो दिखाना चाहिए। ये डेवलपिंग कंट्री के साथ अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वहां कैलकुलेट कर लीजिए, उन्होंने ही दिया है पर कैपिटा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन। अब छोड़िए, इन्होंने ग्रोथ बताई। देखिए आपने भी कहा कि जीएसटी का बंपर कलेक्शन हुआ। जीएसटी का बंपर कलेक्शन क्यों हुआ, अध्ययन कीजिए। हमारा इंपोर्ट बहुत अधिक बढ़ गया इस दौरान। ये क्या प्रोडक्शन से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा? कतई नहीं।
एक बढ़ा है इन्फ्लेशन से, हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो गए तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा हुआ दिखता है। दूसरा दिखता है हमारा इंपोर्ट से। देखिए अभी इन्होंने बताया कि नवंबर में 1,49,000 करोड़ 1.5 लाख करोड़ लगभग कलेक्शन हुआ, उसमें से 40,236 करोड़ रुपए इंपोर्ट का टैक्स है और 11,005 करोड़ रुपए सेस का है टैक्स, और उसके अलावा इन्फ्लेशन का। तो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, इसीलिए तो ये हालात। देखिए इकोनॉमी क्यों बर्बाद हुई हिंदुस्तान की, क्योंकि जब सारा का सारा पैसा, जो ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी ना कि 5-6% लोगों के पास 60% हिंदुस्तान के संसाधन चले गए। महामारी की विभीषिका में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, 12 करोड़ के रोजगार चले गए, 84 करोड़ की आमदनी घट गई। तो जब परचेस पावर उनके पास नहीं होगा तो इकोनॉमी का रिवाइवल कैसे होगा? ये रिफ्लेक्ट कहां होता है? ये होता है जो एचडीआई का डेटा दिया है अभी इस इकोनॉमिक सर्वे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उन्होंने कहा कि हाँ हम इस बात को स्वीकारते हैं कि पिछले साल 130 स्थान पर थे, एक साल 132 स्थान पर हो गए 151 देशों की सूची में हम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें हम 101 स्थान से भी नीचे चले गए 121 देशों में। बहुत बदतर परिस्थितियां हो गई है। ये जो बार बार मुझे दस्तावेज पढ़ रहा था मैं जब इनका इकोनॉमिक सर्वे, तो ऐसा लग रहा था कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विश्व भर की बातें करते हैं। मत कीजिए। आप बताइए क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गए, रशिया से सस्ता आपने तेल मंगाया, फिर जनता को उसका लाभ क्यों नहीं दिया? आप कैसे इस क्राइसिस से निकालेंगे? इन्फ्लेशन से बाहर निकालिए, अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालिए। इन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की इस इकोनॉमिक सर्वे में कि हमने एमएसएमई, तो आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, सिर्फ एक लाइन इकोनॉमिक सर्वे में लिख देने से नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जब मुसीबत में एमएसएमई था तब 50% भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन को इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। तो ये जो सारे के सारे सिर्फ चंद मुट्ठी भर धन्ना सेठों को पोषित करेंगे तो आप आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर हिंदुस्तान को ला खड़ा करेंगे। जहां तक एग्रीकल्चर का प्रश्न है तो मैं देवेंद्र शर्मा जी की बात से ये सहमत हूं, लेकिन जो सरकार को प्रयास करने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं किए। अगर ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को यूटिलाइज करते, भाई आप सरकार का इन्वेस्टमेंट पढ़िए उसमें इकोनॉमिक सर्वे में, वो तो कह रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से एग्रीकल्चर की ग्रोथ में हम अच्छा अचीव करेंगे। अरे साहब सरकार का इन्वेस्टमेंट कहां है? 4.5%, जो 5.5% था उससे भी नीचे आपका आ गया। तो आपको कैपिटल फॉर्मेशन में काम करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में। जो 27 रुपए आमदनी का जिक्र इन्होंने किया है देवेंद्र शर्मा जी ने, बिल्कुल सही बात है। किसान की हालत जर्जर कर दी। एमएसपी का कानून नहीं बनाते, और प्रिक्योरमेंट कितना मुझे बताइए? आप 6% से ज्यादा फसलें नहीं खरीदते, सिर्फ फसलें खरीदते हैं ये पीडीएस के लिए और कंटेंजेंसी के लिए। किसानों को उसके अलावा मदद कहां है? हर एक सरकार को नहीं खरीदना है साहब, आप कानून बना दीजिए, प्राइवेट सेक्टर भी खरीदे तो मिनिमम कम से कम उनको गारंटी तो प्रोवाइड कीजिए उनकी फसलों की। नहीं तो वो फसलें उगाना बंद कर। आखिरी दो बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने हर भाषण में कहा था कि ऑयल सीड्स का किसानों ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन अच्छा करो, हम इंपोर्ट जो ऑयल का है वो कम करेंगे ताकि हम पर बर्डन कम रहेगा। और उन्होंने कहा था इंडिजीनियस क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा, दोनों घटा दिए। और तेल के खेल में जो धन्ना सेठ दो कूदे हैं, इंपोर्ट उनको उनके हवाले कर दिया इन लोगों ने। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाते जाते रामविलास पासवान जी की सुन लीजिएगा, आखिरी भ्रष्टाचार की बात करिए तो बड़े बड़े उद्योगपति ट्वीट कर रहे हैं इनके एनसीएलटी में 5000 से ज्यादा केसेस का रिजोल्यूशन किया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। इन लोगों ने कहा था बैंक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेकर आएंगे। हर्ष गोयन का ट्वीट कर रहे हैं कि 90% हेयर कट दे रहे हैं। 8-8 हजार करोड़ की कंपनी को 300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं। 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सेटलमेंट किए।